हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो हमारी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे रहने वाली है कि किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, इसी वीडियो में मैंने आपको ईसीजी भी एक्सप्लेन कर दिया है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ईसीजी नहीं आता है रीड करना, ठीक है, नहीं पता चलता है वीएफ क्या है, वीटी क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है। सारे ईसीजी जो है सेम दिखते हैं। ओके, तो मैंने शॉर्ट में जो है ईसीजी को भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड यूज द फॉलोइंग टेक्निक। ठीक है, एक टेक्निक दिखाई गई है हमें यहाँ पे। ये कौन सी टेक्निक है ये हमें देखना है। तो इसमें क्या दिख रहा है, मल्टीपल रेस्क्यूअर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। पेशेंट को जो है बेल्ट्स बांधी जा रही हैं, यहाँ पे पेशेंट को बेल्ट बांधी है, यहाँ पे बांधी है, ठीक है। और यहाँ पे किसी पर्सन ने हेड और नेक को इमोबिलाइज किया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स ये लॉग रोलिंग है, लॉग रोलिंग फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, कभी भी स्पाइनल फ्रैक्चर जो है सस्पेक्टेड होगा, या सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस केसेस में हम पेशेंट को लॉग रोल करते हैं। ओके, मल्टीपल रेस्क्यूअर्स होते हैं। एक पर्सन जो है हेड और नेक को स्टेबलाइज करेगा, बाकी रेस्क्यूअर्स जो हैं बची हुई बॉडी पे होंगे, और एक रेस्क्यूअर जो है इंचार्ज रहेगा, वो ही कमांड देगा 1 2 3 करके। ये कब यूज होती है, जब अगर पेशेंट को हमने स्ट्रेचर पे या बेड पे कहीं पे भी शिफ्ट करना है, उस टाइम पे हमने लॉग रोलिंग का यूज करना है। ओके, ताकि स्पाइन में जो है कोई भी ट्विस्ट ना हो पाए। ओके, ये कब कब यूज की जाती है, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, या हेड इंजरी हुई है एंड वी डोंट नो कि स्पाइनल इंजरी है या नहीं है। जब तक स्पाइनल इंजरी रूल आउट नहीं होगी तब तक हम लॉग रोल यूज करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी पेशेंट की स्पाइन की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो पोस्ट सर्जरी भी हम लॉग रोल ही यूज करते हैं। फाइन, सो आंसर इज लॉग रोलिंग फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन इज, एज पर द रिसेंट Government Biomedical Waste Management Guidelines, the expired unused medicine while the item shown here should be discarded in which color coded bin। अगर कोई मेडिसिन है वो एक्सपायर हो गई है या फिर अनयूज्ड है, ओके, उसमें से आधी जो है मेडिसिन हमने ले ली है, बाकी जो है डिस्कार्ड करनी है, तो किस तरह से आप उसको डिस्कार्ड करेंगे। ओके, तो इसके लिए सीधा सीधा सा है, जो मेडिसिन है उसको ओपन करके हम येलो बिन में डाल देंगे, और जो वाइल है उसको हम डालेंगे ब्लू बिन में। ओके, तो क्या है इसका आंसर, येलो बिन में हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। ओके, येलो बिन में क्या क्या डालते हैं पता होना चाहिए। अगर कोई ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट है या कुछ भी ह्यूमन वेस्ट है, वो जो है येलो बिन में जाएगा। कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है, कोई एनिमल वेस्ट है, सब कुछ येलो में जाएगा। उसके बाद में एक्सपायर्ड मेडिसिन्स भी जो है येलो में जाएंगी। देन जो है सॉइल्ड वेस्ट, जैसे कि लिनन है, बेडशीट्स हैं, या फिर कोई ब्लड स्टेन्ड आइटम है, कॉटन है, ड्रेसिंग है, ये सब येलो में जाएगा। एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब वेस्ट, ओके, ये सब जाएंगे येलो में। अब हमारा रेड में क्या जाता है, रेड में जाता है कंटैमिनेटेड प्लास्टिक आइटम्स। जितने भी प्लास्टिक आइटम्स हैं एंड जो कंटामिनेटेड हैं, ब्लड वाले हैं, उसको हम रेड में डालेंगे। इसमें अपने आईवी सेट आ सकते हैं, यूरिनरी कैथेटर आ सकता है, ग्लव्स आएंगे, सिरिंजेस आएंगे, ये सब जो है रेड में जाएगा। ओके, अब व्हाइट में क्या जाएगा, व्हाइट में हमारे शार्प्स जाएंगे। शार्प्स कैसे, जैसे स्कैल्पल है, ब्लेड है, नीडल्स है, या फिर ऐसे सिरिंज जिनके साथ नीडल कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ सिरिंजेस ऐसे होते हैं जिनसे नीडल जो है हटती नहीं है, तो ऐसे सिरिंज भी व्हाइट में जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट इज ब्लू में क्या जाएगा, इसमें वाइल्स जाएंगी, इसमें एम्प्यूल्स जाएंगे, ठीक है, जो भी ग्लास वाला आइटम है वो ब्लू में जाएगा। ओके, तो हमने क्या करना है, अगर कोई ऐसी मेडिसिन बची हुई है तो उस मेडिसिन वाले पार्ट को हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे, और जो बचा हुआ बाहर का शीशे वाला पार्ट है, ग्लास वाला आइटम है, उसको हम ब्लू में डिस्कार्ड करेंगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्लिनिकल साइन इज बीन एलिसिटेड इन द फॉलोइंग फोटोग्राफ। एक साइन दिखाया गया है जिसमें पेशेंट ने अपने पैर उठाए हुए हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे एग्जामिनर है वो एब्डोमेन को प्रेस कर रही है, ठीक है। ये होता है कार्नेट साइन। अब ये यूज कब होता है, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, उसका ओरिजिन हो सकता है एब्डोमिनल वॉल हो,
या फिर उसका ओरिजिन हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल पेन हो, ठीक है, विसरल पेन जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, अब इन दोनों का हमने पता लगाना है कि एब्डोमिनल वॉल का पेन है या फिर इंट्रा एब्डोमिनल पेन है। उस केसेस में हम कैर्नेट साइन यूज करेंगे, ठीक है। कैर्नेट साइन में क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है पहले एब्डोमेन को प्रेस करेगी। ओके, प्रेस कर लिया, देख लिया कि पेन कितना है। अब बोलेगी कि आप अपने लेग को रेज करो, ऊपर की तरफ पैर उठाओ। अगर पेन जो है बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया है या फिर सेम रहा है, तो होगा एब्डोमिनल वॉल का पेन, ठीक है। अगर पेन इंक्रीज किया है या फिर सेम है तो मतलब एब्डोमिनल वॉल का पेन है। बट अगर पेन जो है आपका डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब इंट्रा एब्डोमिनल पेन है। फाइन, बहुत सिंपल सा है कार्नेट साइन। अगर हमें एब्डोमिनल वॉल और इंट्रा एब्डोमिनल पेन का डिफरेंस पता करना हो तो कार्नेट साइन करेंगे। पहले जो है थोड़ा सा पाल्पेट करेंगे, पेन देख लिया कि हाँ पेन हो रहा है, फिर बोलेंगे कि लेग रेज करो। अगर पेन बढ़ जाए या सेम रहेगा तो एब्डोमिनल वॉल का पेन है, और अगर पेन डिक्रीज हो जाएगा तो इट मीन्स इंट्रा एब्डोमिनल पेन है। ओके, इसके बाद में हमारा यहाँ पे दिया गया है, हमें फोदरगिल साइन यूज होता है रेक्ट शीथ हेमाटोमा में, ठीक है। अगर रेक्टस शीथ में हेमाटोमा है उसको चेक करने के लिए फोदरगिल साइन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज कैसल साइन। कैसल साइन हमारा यूज होता है स्प्लीनोमेगैली में। ओके, एंड बैलेंस साइन इज यूज्ड इन स्प्लीन रप्चर में। अगर स्प्लीन रप्चर हो गई है, इसका पता लगाना है हमने, तो वी विल यूज बैलेंस साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स विच थिंग, सी द फॉलोइंग इमेज। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये क्या मेजर कर रहा है, ठीक है। तो ये है ड्रैगर जॉन्डिस मीटर, ठीक है। इससे हम न्यूबॉर्न में जॉन्डिस पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या मेजर कर रहा है, बिलीरूबिन। इसको कहाँ यूज करते हैं, या तो फोरहेड पे यूज करेंगे या स्टर्नम पे यूज करेंगे। ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप फोरहेड पे टच करोगे ये लाइट एमिट करेगा, ठीक है। और जो है लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे कि कितना बिलीरूबिन है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है नॉन इन्वेजिव मेथड है, इसके लिए ब्लड कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है जॉन्डिस पता लगाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्टिब्रा डिफॉर्मिटी। ये एक डिफॉर्मिटी है कमर की, उसमें पता लगाना है ये कौन सी है। काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है, या नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन है। देखो नॉर्मल कर्वेचर तो नहीं है, यहाँ से साफ पता चल रहा है, ये होती है काइफोसिस। देखो 3 सिचुएशंस होती है हमारी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ओके, काइफोसिस में क्या होता है, थोरेसिक का प्रॉब्लम है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ऐसे झुक गई है, ठीक है। इसमें जो है हंच बैक निकल जाता है पेशेंट में, ऐसे कमर जो है झुक गई है, हंच बैक इसे बोलते हैं, ये जो है हंच बैक है। ओके, याद कैसे करोगे, के से काइफोसिस एंड के से कमर, ठीक है। कमर झुक गई है, ओके, ये तो हो गया काइफोसिस। नाउ कम टू लॉर्डोसिस, को बोलते हैं स्वे बैक। इसमें प्रॉब्लम होती है लंबर वर्टिब्रा में, और ये जो है इनवर्ड होता है। अगर बहुत ज्यादा कर्व यहाँ पे बन जाएगा लंबर एरिया में तो इसको बोलेंगे लॉर्डोसिस। ओके, एंड अगर फॉरवर्ड कर्वेचर है, आगे की तरफ कर्वेचर बन रहा है तो काइफोसिस है, अंदर की तरफ कर्वेचर बन रहा है तो लॉर्डोसिस है। ओके, नाउ इज स्कोलियोसिस में हो जाता है एस और सी शेप वर्टिब्रा, ठीक है। इसका मैं एक पिक्चर लगा दूंगी स्कोलियोसिस का, आपको समझ आ जाएगा कैसा होता है। एंड वन मोर थिंग, काइफोसिस इज मोस्टली सीन इन ओल्ड एज पेशेंट्स, ठीक है। जैसे पर्सन ओल्ड होता है उसको काइफोसिस होने के चांस होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन द फॉलोइंग इमेज। ये एक इमेज है, इसमें कौन सा फ्रैक्चर दिखाया गया है। साफ दिख रहा है हड्डी पूरी टूट गई है, बीच से जो है पूरा ब्रेक हो गया है, तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर है, ठीक है। 2 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट में जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड इनकम्प्लीट में जो है एक साइड इंटैक्ट रहेगी और एक साइड से ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, फ्रैक्चर क्या होता है, कम्यूटेड होता है। अगर बोन के क्रशिंग हो जाए, पीसेस हो जाए, तो उसको बोलेंगे कम्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। इसको कॉम्बिन्यूटेड भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। अगर बोन जो है ब्रेक हो जाए इनटू मल्टीपल पीसेस, ठीक है, मल्टीपल पीस हो गए हैं तो इसको बोलेंगे कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। क्रशिंग फ्रैक्चर भी इसको बोलते हैं, क्रशिंग इंजरी, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल मतलब जो ट्विस्टिंग फोर्स से हो जाए, ट्विस्टिंग अगर कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से फ्रैक्चर होगा तो स्पाइरल फ्रैक्चर होगा, ट्विस्टिंग इंजरी। एंड लास्ट इज ग्रीन स्टिक इंजरी। इसमें क्या होता है, वन साइड ऑफ बोन जो है ब्रेक हो जाएगी एंड सेकेंड साइड जो दूसरी साइड है वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, वन साइड जो है बेंड हो जाएगी एंड सेकेंड साइड जो है ब्रेक हो जाएगी। ओके, ये मोस्टली चिल्ड्रन में देखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमनली किस में देखा जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चों में देखा जाएगा क्योंकि बच्चों की बोन जो है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है, तो एक साइड तो ब्रेक होगी है, दूसरी जो है बेंड हो जाएगी। ओके, वो अच्छे से टूट नहीं पाएगी, वो बेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन, सी द बिलो लिस्टेड इमेज। एक इमेज दिखाई गई है, कोई पर्सन है जो इसका पेशेंट के सिर को उठा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके हिप में एंड नी में फ्लेक्शन देखा जा रहा है। दिस इज ब्रुडजिन्स्की साइन एंड इट इज सीन इन मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस के दो साइन होते हैं, कर्निंग साइन एंड ब्रुडजिन्स्की साइन। ठीक है, तो दिस इज ब्रुडजिन्स्की साइन। इसमें क्या होता है, अगर हम पेशेंट के हेड को रेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्शन हो जाएगा हिप्स एंड नीज का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एबनॉर्मल पोजीशन इज कॉज्ड बाय डैमेज इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक पोजीशन दिखाई गई है, लिखा हुआ है डीकॉर्टिकेट पोस्चर है। अगर ये लिखा नहीं होता तो भी आप कैसे समझते, इधर जो है आर्म्स फ्लेक्स्ड हैं, ये आर्म्स जो है फ्लेक्स्ड है, इधर से आप समझ जाओगे डीकॉर्टिकेट पोस्चर है। एक होता है डीकॉर्टिकेट और एक होता है डीसेरिब्रेट। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, जीसीएस का वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी को जीसीएस वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते हैं वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है जीसीएस वाले से। ठीक है, डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरिब्रेट, इसमें जो है जीसीएस में 3 एलिमेंट्स होते हैं। ईवीएम में मैक्सिमम स्कोर हमारा 6 होता है। ठीक है, बट अगर किसी पेशेंट में हमें डीकॉर्टिकेट पोजीशन दिख रही है तो हम उसको देंगे 3 स्कोर एंड डीसेरिब्रेट दिख रही है तो देंगे 2 स्कोर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डीकॉर्टिकेट में फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स मिलेगा। ओके, बाकी पोजीशन सेम रहेगी, एक्सटेंशन ऑफ लेग्स मिलेगा। ठीक है, सब सेम रहेगा, बस द डिफरेंस इज अगर फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स है यहां से तो मतलब डीकॉर्टिकेट है एंड एक्सटेंशन है, खुला हुआ है तो डीसेरिब्रेट है। ठीक है, डीसेरिब्रेट मतलब और गंदा पोजीशन हो गया। ठीक है, पेशेंट जो है डिटीरियोरेट कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स। फाइन। अब डीकॉर्टिकेट पोजीशन देखने को मिलती है जब कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है तो डीकॉर्टिकेट पोजीशन देखने को मिलेगी, बट अगर डीसेरिब्रेट मिल रही है तो है प्रॉब्लम ब्रेन स्टेम की। ओके, डीकॉर्टिकेट जो है फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स, कॉर्टेक्स की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेस सीवियर है, बट डीसेरिब्रेट जो है एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, ब्रेन स्टेम की प्रॉब्लम है, मोर सीवियर। तो आंसर इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वन मोर थिंग, अगर सेरिबेलम की प्रॉब्लम होती तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम दिखती। ठीक है, बॉडी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, देयर इज विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन दिखाई गई है, इनमें से कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया है। प्रीविया क्या होता है, अगर प्लेसेंटा जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मिलेगी तो इसको हम बोलेंगे प्रीविया है। इसका उल्टा होता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। एब्रेप्शियो में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से अलग हो जाएगी। ठीक है, बट प्रीविया में दोनों जो है कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, बट प्लेसेंटा जो है नीचे आ गया सर्वाइकल ऑस के पास। ठीक है, अब इसमें जो है 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। फर्स्ट इज लो लाइंग प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड इज मार्जिनल प्लेसेंटा, थर्ड इज पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया एंड लास्ट इज सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। देखो डिफरेंस समझो, लो लाइंग में क्या है, सर्वाइकल ओस के पास आ रखी है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया यहां तक होती तो हम बोल देते कि लो लाइंग है। ओके, बट अगर मार्जिन तक आ जाएगी तो हम बोल देंगे मार्जिनल है। ओके, बट अगर ओस को कवर कर ले आधा, नॉट फुली, हाफ कवर कर ले तो देन इट इज पार्शियल, एंड अगर पूरा कवर कर ले, ये प्लेसेंटा प्रीविया यहां तक होती तो हम इसको बोल देते सेंट्रल है। ओके, दोबारा बता रही हूं, अगर सर्वाइकल ओस के पास प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, उसके आसपास है तो बोलेंगे लो लाइंग, बट अगर उसके मार्जिन पे आ गई है तो बोलेंगे मार्जिनल।
हाफ कवर कर लिया है तो बोलेंगे पार्शियल, एंड पूरा कवर कर लिया है तो दैट इज सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, अब हमारे यहाँ पे इसमें क्या दिखाया गया है, पूरा तो कवर नहीं है, पार्शियल कवर है, यहीं पे खत्म हो गया है, तो इट मींस दिस इज पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्यूवर। कौन सा मैन्यूवर यूज हो रहा है? देखो यहाँ पे जो है हाइपर फ्लेक्शन कर दिया है नीज का एंड हिप्स का। ओके, सेकंड क्या दिखाया गया है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब शोल्डर डिस्टोशिया है, शोल्डर की डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, तो वी विल यूज दिस मैन्यूवर, मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। ओके, इसमें दो चीजें होती हैं, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नीज, सेकंड इज होता है सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देगा सामने वाला बंदा। ठीक है, जो भी सामने जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस लेवेंडर ट्यूब कंटेनिंग विच टाइप ऑफ सोल्यूशन। लेवेंडर कलर की ट्यूब दिखाई गई है, कौन सा सोल्यूशन? इसमें होता है EDTA। ठीक है, EDTA वाली वाइल्स यूज होती हैं RBC चेक करना हो, CBC चेक करना हो, ठीक है, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब चेक करने हो तो लेवेंडर ट्यूब यूज होती है। इसमें EDTA होता है। EDTA क्या करता है, जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसके साथ में बाइंड कर जाएगा और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्राइमरी डायग्नोसिस। क्या डायग्नोस है? एक इमेज दिखाई गई है हमें, ये क्या शो कर रही है, क्रेनियल ग्लायोब्लास्टोमा है, हाइड्रोकेफेलस है, सबड्यूरल हेमाटोमा है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है। देखो ग्लायोब्लास्टोमा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें दिखा रहे हैं कि ब्लड कलेक्शन हो गया है। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है। ओके, दूसरी बात हाइड्रोकेफेलस नहीं है, क्योंकि अगर हाइड्रोकेफेलस होता तो यहाँ पे बड़े बड़े वेंट्रिकल्स दिखते जिसमें पानी भरा होता, मतलब CSF भरा होता। ठीक है, तो अपना हाइड्रोकेफेलस भी नहीं है। अब बची बात हेमाटोमा की। हेमाटोमा है बट हमें ये नहीं पता एक्स्ट्रा ड्यूरल है या सब ड्यूरल है। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ड्यूरा से ऊपर एंड सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा से नीचे। ओके, तो हमारे दो तरह के हेमाटोमा होते हैं, सब ड्यूरल एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल। जितना खतरनाक चीज कुछ नहीं होती, बहुत ज्यादा डेंजरस है, सर्जिकल इमरजेंसी है, जैसे ही पेशेंट आएगा फटफट उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, सब ड्यूरल में फिर भी थोड़ा सा लेट किया जा सकता है, बट एक्स्ट्रा ड्यूरल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूरल में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा हेमाटोमा, वहीं की वहीं बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, एंड इसमें ल्यूसिड इंटरवल देखा जाता है। ठीक है, और ये होता है आर्टरी के रप्चर होने से। अगर मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो गई है तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा देखने को मिलेगा, जबकि सब ड्यूरल जो है वेन के रप्चर होने से होता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात करेंगे कि हमें क्या दिखेगा, हमें CT स्कैन में क्या दिखेगा। हमें दिखेगा सब ड्यूरल में क्रिसेंट साइन, या फिर कह लो मून साइन हमें इसमें दिखेगा, मून शेप या मून साइन। जबकि एक्स्ट्रा ड्यूरल में हमें क्या दिखेगा, लेंस शेप या फिर बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये जो है सब ड्यूरल, ये सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, सूचर लाइन क्रॉस सूचर लाइन, मतलब सूचर लाइन अगर ये क्रॉस कर लेगा तो ये दिखेगा लंबी जगह तक। ठीक है, बट एक्स्ट्रा ड्यूरल जो है सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता ये, तो ये दिखेगा थोड़े एरिया में। एक तो हो गया ये डिफरेंस। बट सब ड्यूरल में कैसा दिखेगा, सेमील्यूनर, मतलब क्रिसेंट, बहुत ज्यादा एरिया में हमें ब्लड दिखेगा। ओके, ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन में बहुत लंबी जगह तक हमें ब्लड दिख रहा है, एक क्रिसेंट शेप दिख रही है, तो इसका मतलब सब ड्यूरल हेमाटोमा है। ओके, एक डिफरेंस और बता देती हूँ मैं, अगर किसी को समझना है तो। अगर शेप आपको बाई कॉन्वेक्स दिखे, ये शेप आपको ऐसी दिखती, ठीक है, अंडे जैसी, या फिर कॉन्वेक्स दिखती, ऐसी दिखती, तो हम इसको बोलते एपीड्यूरल है या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल है। बट अपनी शेप जो है अंदर को जा रखी है, तो इसका मतलब ये क्रिसेंट है या फिर कॉन्केव शेप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज विच इज यूज टू मेजर अ चाइल्ड वेट। एक इमेज दिखाई गई है, एक टेप जैसी कोई स्ट्रक्चर है, ये जो है यूज होती है चाइल्ड का वेट चेक करने में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को जो है एक फ्लैट सरफेस पे लेटा देंगे और उसका हाइट मतलब लेंथ मेजर करेंगे, और उस लेंथ से जो है हमें उसका एस्टिमेटेड वेट पता चल जाएगा कि अनुमान जो है इतना के आसपास इसका वेट होना चाहिए।
ये हम कब यूज करते हैं? इमरजेंसी सिचुएशंस में, जब हमारे पास वेइंग स्केल नहीं है। बच्चों की ड्रग्स कैसे बनाई जाती हैं? वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इधर से हमें हिसाब लग जाएगा कि इसको कितना ड्रग देना है इमरजेंसी सिचुएशंस में। या फिर हमें ईटी ट्यूब डालनी है, उधर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर की ईटी ट्यूब डलेगी। तो ये टेप यूज होती है चाइल्ड के वेट को मेजर करने के लिए। बाकी ऑप्शंस क्या है? इन्फेंटोमीटर आपको पता है चाइल्ड की लेंथ चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। इंची टेप वी ऑल नो जनरली यूज होता है, ठीक है। एंड लास्ट इज बेंगल टेप का मैं एक फोटो लगा दूंगी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेंगल टेप इज यूज टू चेक MUAC मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस, ठीक है। और इससे जो है बच्चे का माल न्यूट्रिशन पता चल जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा माल नरिश्ड है, इधर से पता चल जाएगा। मिड आर्म सर्कमफेरेंस अगर कम मिलती है तो माल नरिश्ड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो बेंगल टेप यूज होती है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट इज शोन इन द इमेज। देखो, पहले तो ये क्लेफ्ट लिप है, ओके। अब हमें बताना है कि ये कौन सा क्लेफ्ट लिप है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, पार्शियल है, कौन सा है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप होता क्या है? जब मैक्सिलरी प्रोसेस प्लस मीडियल नेजल प्रोसेस जो है फ्यूज ना हो पाए एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, क्या हुआ है? मैक्सिलरी प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोसेस आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, इसकी वजह से हमें ये क्लेफ्ट दिखता है, ठीक है। एंड दिस इज क्लेफ्ट लिप, ओके। क्योंकि इसमें एक क्लेफ्ट बना हुआ है, इट मीन्स दिस इज यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, ओके। इधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद में कौन सी पोजीशन दे के रखेंगे, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज। कौन सी डिजीज में देखा जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, जॉर्डिनल एट्रेशिया, TEF एंड हर्शस्प्रंग। देखो, हमें जो है एक्सरे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें पता हो डबल बबल साइन कहाँ मिलता है। डबल बबल साइन हमें हमेशा जो है ड्यूडिनल एट्रेशिया में देखने को मिलेगा। इधर से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक्सरे में क्या दिख रहा है। यहाँ पे 2 साइन दिख रहे हैं, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, 2 एरिया ब्लैक है। ब्लैक मीन्स एयर, ठीक है, एयर है इसके अंदर। ये मिलते हैं ड्यूडिनल एट्रेशिया में। क्या होता है? ड्यूडिनम से ऊपर जो है एयर ट्रैप हो रखी है स्टमक में, स्टमक से नीचे एयर आ नहीं पा रही है क्योंकि ड्यूडिनम जो है एट्रेशिया है, बंद है, ठीक है। इसकी वजह से स्टमक में एयर ट्रैप है। नंबर 1 तो हो गया बबल ये, और नंबर 2 बबल दिखेगा हमें ड्यूडिनम रीजन में, ठीक है। ये ड्यूडिनम में दिखेगा, फर्स्ट जो है स्टमक में दिखेगा, ओके। सेकेंड इज, अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन अगर होता पाइलोरिक स्टेनोसिस होता तो उसमें सिंगल बबल दिखता, ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टमक डिस्टेंशन है। पाइलोरिक स्टेनोसिस है मतलब स्टमक के लास्ट वाले पार्ट में स्टेनोसिस है, नैरो हो गया है, तो सिर्फ सिंगल बबल दिखेगा स्टमक में, ओके। TEF ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसमें जो है मोस्टली NG कॉइलिंग दिखती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की कॉइलिंग अगर मिल रही है तो TEF है। एंड लास्ट इज हर्शस्प्रंग डिजीज में डिस्टेंडेड कॉलोन दिखती है, ठीक है, डिस्टेंडेड कॉलोन। अब आ जाओ अपने ECG वाले क्वेश्चन में। ECG के पैटर्न समझने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, ध्यान से समझ लो। बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि ECG का कैसे पैटर्न रीड करना है। पहले क्वेश्चन में एब्नॉर्मल ECG पैटर्न है, हमें बताना है ये कौन सा है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, SVT है मतलब सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, AF है या VF है, ओके। अब देखो, इसमें ना तो हमें P वेव दिख रही है, कोई P वेव नहीं दिख रही है, ठीक है। उससे पहले ना आप एक नॉर्मल ECG समझ लो कैसा दिखता है। देखो, ये एक नॉर्मल ECG है, दिस इज P वेव, Q वेव, R S T, ठीक है। P दिख गया, Q R S T, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर P Q R S T। सेम जो है रेगुलर इंटरवल पे ये P Q R S T जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल रिदम, ओके। बट अगर हमें रिदम दिखे इस तरह की, ये है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नीचे वाला है VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लो क्या होता है, ठीक है। दोनों वेंट्रिकुलर हैं, यहाँ पे हम देखेंगे टैकीकार्डिया एंड यहाँ पे फिब्रिलेशन। दोनों में कॉमन चीज है नो P वेव, ठीक है। P वेव वो छोटी सी जो थी ऐसी करके, वो तो हमें नहीं दिख रही है दोनों में। इट मीन्स या तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ओके। अब अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा
तो इसमें मिलेगा वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड अगर होगा फिब्रिलेशन तो इसमें मिलेगा नो QRS कॉम्प्लेक्स। देखो वो जो एक शेप सी ऐसे बन रही थी, ठीक है, ऊपर वाले में तो फिर भी एक शेप आ रही है, इस तरह से ऊपर थोड़ा पॉइंटेड सी आ रही है, इसमें तो कोई शेप ही नहीं आ रही है, कहीं पे भी कुछ भी डाउन मार रहा है, ठीक है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इर्रेगुलर सा एक QRS कॉम्प्लेक्स है VF में, ठीक है। जबकि टैकीकार्डिया में जो है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स है, चौड़ा सा, ठीक है, ब्रॉड सा जो है QRS कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, ओके। तो टैकीकार्डिया में क्या होता है, रिदम जो है फिर भी रेगुलर है, ठीक है, या फिर इर्रेगुलर है तो थोड़ी इर्रेगुलर है, बट VF में जो है कंप्लीटली इर्रेगुलर है, ओके। फिब्रिलेशन को हमेशा कियोटिक पैटर्न बोलते हैं। अगर कियोटिक वर्ड कहीं पे दिख जाए ना तो समझ जाना VF की बात हो रही है, ठीक है। ये बहुत मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में जो समझना है, ठीक है। एग्जाम पास है, शॉर्ट में इतना समझ लो, अगर QRS वेव वाइड है, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक ठाक सा पैटर्न दिख रहा है, थोड़ी सी वाइड है, तो हम बोल देंगे VT है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। बट अगर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, इर्रेगुलर सा पैटर्न है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कियोटिक सा पैटर्न है, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स भी अच्छे से नहीं बना हुआ है, इसका मतलब फिब्रिलेशन है। फाइन। अब आ जाओ SVT पे, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें जो है हमें 150 से 120 बीट्स पर मिनट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, नो P वेव तो आपको दिखेगी नहीं, बट हाँ QRS जो है अच्छे से बना हुआ है, बट वो जो है नैरो है, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दिस इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। P वेव इसमें फॉर्म नहीं हो रखी है और QRS जो है बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, नैरो है, तो हम बोलेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें जो QRS कॉम्प्लेक्स का टाइम 0.12 से कम हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। AF का पेशेंट होगा तो कैसे पता लगाएंगे, देखो इसमें क्या है, नो P वेव्स, P वेव तो हमें कहीं पे दिख ही नहीं रही है, ठीक है। P वेव की जगह हमें क्या दिख रही है, फिब्रिलेटरी वेव्स। जो एक QRS कॉम्प्लेक्स है इसके बीच में ये जो हो रखा है इसको बोल रहे हैं फिब्रिलेटरी वेव्स। अगर QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में हमें फिब्रिलेटरी वेव्स दिख रही हैं तो हम बोलेंगे AF है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एक चीज। दूसरी चीज, QRS कॉम्प्लेक्स इसमें है बट नैरो है, ठीक है, नैरो है प्लस इर्रेगुलर है। कहीं पे तो ये बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, देखो बहुत जल्दी आ गया, यहाँ पे थोड़ा दूर है, यहाँ पे और ज़्यादा दूर है, तो इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर QRS है। बट अगर ये QRS जो है रेगुलर होता, रेगुलर इंटरवल पे आ रहा होता और एंड नैरो होता तो हम इसको SVT बोल देते, ठीक है। SVT एंड AF जो है सिमिलर से दिखेंगे, बट आपको डिफरेंस कैसे पता लगाना है, अगर QRS जो है इर्रेगुलर है, किसी में थोड़ा स्पेसिंग है किसी में ज्यादा स्पेसिंग है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। बट अगर QRS कॉम्प्लेक्स रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है तो दैट इज SVT, ओके। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे कि इसमें कौन सी ECG वेव हमें दिखाई दी, कि इसमें कौन सी हमें ECG वेव दिखाई गई है। देखो इसमें कोई P वेव हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। QRS जो है इर्रेगुलर है, कियोटिक है, ठीक है, तो इधर से हमें पता चल गया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ओके। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता तो वाइड QRS दिखता एंड रेगुलर रिदम दिखती, ठीक है। अगर SVT होता तो अभी हमने पढ़ा था नैरो QRS दिखेगा, नो P वेव एंड रेगुलर रिदम होगी, ओके। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होता तो QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता, फिब्रिलेटरी लाइंस हमें दिखती, फिब्रिलेटरी वेव्स हमें बीच में दिखती, बट वो भी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखो एक बार में किसी को याद नहीं होता, अगर तुम सोच रहे हो कि एक बार पढ़ लिया है शाम को क्वेश्चन करने बैठ जाऊंगा हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन ना हो दोबारा इसको पढ़ लेना, दोबारा समझ लेना, 2 दिन बाद एक बार फिर देख लेना, फिर 2 दिन बाद देख लेना, 3 या 4 बार अगर इस वीडियो को देख लोगे ना आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। बस डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिर ऐसे गिल्ट में नहीं जाना है कि मुझे तो लर्न ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, किसी को लर्न नहीं होता है एक बार में, ये बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा ईसीजी पैटर्न दिखाया गया है। देखो पी वेव भी प्रेजेंट है, क्यूआरएस भी प्रेजेंट है, ठीक है, बट पी वेव जो है यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मल दिख रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा उठी हुई है, बट उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इट मींस एट्रियल टैकीकार्डिया है। एट्रियल टैकीकार्डिया में क्या होता है, पी वेव होती है बट थोड़ी सी एबनॉर्मल दिखेगी, प्लस क्यूआरएस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके, साइनस टैकीकार्डिया में क्या होता, पी वेव प्रेजेंट होती नॉर्मल वाली, प्लस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होता है, बट यहाँ पे रेगुलर बीट्स आ रही हैं, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है। एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता तो हमें वाइड क्यूआरएस देखने को मिलता है, यहाँ पे तो कोई वाइड क्यूआरएस नहीं है, तो इट मीन्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी नहीं है। फाइन, अब देखो यहाँ पे एक एबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न दिखाया गया है, इनमें से कौन सा ईसीजी पैटर्न ये है। हमने वीटी, वीएफ, एएफ कर लिया है, ये होते हैं थोड़े बेसिक इजी वाले, ठीक है। अब इसमें क्या है, एवी में प्रॉब्लम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ से जो है सिग्नल जो है डिले हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है, ठीक है। इनमें से ये कौन सा है, सी। देखो ये है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1, हम समझते हैं क्यों है, इसको बोलते हैं वेनबैक फिनोमेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, पी आर इंटरवल जो है विद टाइम बढ़ता जाएगा, उसके बाद में एक क्यूआरएस बीट जो है ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, एक बीट ड्रॉप हो जाएगी। देखो पी इतना था और ज्यादा हो गया, और इसके बाद में एक क्यूआरएस बीट जो है ड्रॉप हो गई, मिली ही नहीं हमें, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, पी आर जो है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें कैसे पता लगाएंगे, लॉन्गर और देन ड्रॉप, क्यूआरएस ड्रॉप। ये पहचान है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1 की, जिसको बोलते हैं वेनबैक फिनोमेना। रट लो इसको, पीआर इंटरवल जो है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, फिर जाके एक क्यूआरएस बीट जो है ड्रॉप हो जाएगी, और ये हमें देखने को मिलेगा सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1। ओके, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2 होता, ठीक है, इसको बोलते हैं मोबिट्स, MOBITZ, मोबिट्स 2, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा पी आर इंटरवल जो है कांस्टेंट है, ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, इंक्रीज हो रहा था, बट टाइप 2 में कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, क्यूआरएस जो है ड्रॉप, ठीक है। पी आर इंटरवल जो है कांस्टेंट था, देन सडनली जो है क्यूआरएस ड्रॉप हो गया, फिर दोबारा से कांस्टेंट, देन जो है ड्रॉप। ओके, बट टाइप 1 में हमारा क्या था, पी आर इंटरवल शॉर्टर, उससे बड़ा, ठीक है, एंड देन जो है ड्रॉप। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, और अगर फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है, पी आर जो है प्रोलोंग होता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा लॉन्गर, बट क्यूआरएस जो है कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, क्यूआरएस नेवर ड्रॉप। पी आर जो है इंक्रीज होता जाएगा एंड क्यूआरएस नेवर ड्रॉप्स। एंड लास्ट इज बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर होता तो वाइड क्यूआरएस देखने को मिलता, प्लस नो ड्रॉप, कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब एक बार थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक और देख लेते हैं। फर्स्ट डिग्री हमने देख लिया, सेकंड डिग्री देख लिया, थर्ड डिग्री और देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, पी वेव और क्यूआरएस वेव में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब एट्रिया अपना अलग बीट कर रहा है एंड वेंट्रिकुलर जो है अपना अलग बीट कर रहा है, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। फाइन, तो अगर एट्रिया बीट कर रहा है, इसका मतलब पी वेव तो इसमें मिलेगी, वेंट्रिकुलर बीट कर रहा है, इट मीन्स क्यूआरएस वेव भी मिलेगी, बट इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, और इसीलिए इसमें जो है नो फिक्स्ड पी आर इंटरवल फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, कभी बहुत कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। नाउ दिस इज आवर लास्ट ईसीजी, एबनॉर्मल ईसीजी है, कौन सा है देख के बताओ। देखो पी वेव्स हैं, क्यूआरएस वेव्स भी हैं, ठीक है। अगर सेकेंड डिग्री होगा, ठीक है, तो इसमें जो है बीट जो है मिस होगी, क्यूआरएस जो है मिस होगा, बट यहाँ पे कोई क्यूआरएस मिस नहीं हुआ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट डिग्री है या थर्ड डिग्री है, ठीक है। अपने पास दो ऑप्शन रह गए हैं, फर्स्ट है या फोर्थ ऑप्शन है। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है, पी के बाद में क्यूआरएस हमेशा आ रहा है, ठीक है, पी आर इंटरवल जो है कांस्टेंट है,
इधर भी पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो दिस इज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ओके, बट अगर पी आर इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता तो इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। बट यहाँ पे क्या मिला है हमें, पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, तो इट मीन्स दिस इज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। ईसीजी क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, एंड बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि आपका काम चल जाए, एग्जाम में आप कर दो ये, ठीक है। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे आराम से लग जाते हैं ईसीजी समझाने में, ठीक है। समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है, स्मॉल ब्लॉक्स हैं, लार्ज ब्लॉक्स हैं, बट अभी आई नो बिल्कुल पेपर सिर पे है, इतना समय नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ आ रहा हो, एंड थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।